So, good morning, everyone. Good morning, Devansh. Good morning, Shahrukh. Good morning, Rahul. Good morning, Aknoor. Good morning, Janvi. Good morning, Piyush. And good morning, Sanskar also. वाह यार, बहुत बढ़िया। कल अपन ने पढ़ाई करी थी थोड़ी बहुत इस चैप्टर में। कल का लेक्चर देख लिया, आया समझ में? कल वाले लेक्चर में कोई डाउट एनीवन, so that we could move ahead on our chapter, so that we could move ahead on our chapter. हमने पढ़ा क्या था? बैकग्राउंड मतलब व्हाट इज द नीड ऑफ द इंडियस। एंड आपको मैं बताऊं, ये एएस में भी थे बट सिलेबस में कभी पढ़ाए नहीं गए। इंटरमीडिएट में आपके सिलेबस का पार्ट नहीं थे, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको याद है 29 आपने लास्ट पढ़ा होगा, है ना, प्रोविजंस। उसके बाद था एएस 30, 31, 32। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वही है, बस फर्क इतना है कि ये पहले रिकमेंडरी इन नेचर थे और अब मैंडेटरी इन नेचर हो गए जब ये इंडियस बन के आए, दैट इज आईएफआरएस बन के आए। हमने इंडियस 32 चालू किया था। मैंने आपको बोला था कि एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट कैन बी सेटल्ड इन कैश, और उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैंने बोला था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट में है तो फिर वो नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होगा, और फ्यूचर में है तो वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होगा। सर, सेटलमेंट इन कैश के मतलब दो होते हैं, या तो हमें कैश मिलेगी या फिर हमें कैश पे करना होगा। कैश अगर मिल रही है तो ऑलवेज हमारे लिए फाइनेंशियल एसेट होगा। कैश अगर हम पे कर रहे हैं तो देखना होगा कि क्या हमारे कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही कोई फिक्स्ड अमाउंट है। इफ यस, देन इट विल बी ए फाइनेंशियल लायबिलिटी। बट अगर हमने इक्विटी के बेसिस पे पेमेंट कर रहे हैं या तो नेट एसेट्स के बेसिस पे पेमेंट कर रहे हैं और साथ ही साथ फिक्स टू फिक्स्ड एस मीट कर रहे हैं, तो ही जाके हमारी ये इक्विटी कहलाएगी, अदरवाइज ये फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी। फिर मैंने आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की एक्चुअल डेफिनेशन समझाई कि भाई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स राइज टू फाइनेंशियल एसेट फॉर वन पार्टी एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी फॉर अनदर पार्टी। आई होप इट इज क्लियर। फिर मैंने इसकी नॉन एप्लीकेबिलिटी आपको समझाई कि अगर किसी पर्टिकुलर चीज का अलग से इंडियस है, जैसे इंडियस 16, इंडियस 38, इंडियस 2, इनकम टैक्स लायबिलिटीज के लिए इंडियस 12, लीजेस इंडियस 116, एम्प्लॉय बेनिफिट्स इंडियस 19 और अदर इंडियस रिलेटिंग टू कंसोलिडेशन। फिर मैंने आपको फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी के बारे में थोड़ा बहुत समझाया और एक क्वेश्चन भी कराया था कि भाई कौन सा आइटम क्या है ना। तो आज अपन क्या करेंगे, उसके बाद फिर मैंने प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर्स को भी समझाया कि भाई कन्वर्टेबल है। ये मैंने बताया था प्रिंसिपल अमाउंट के लिए। अलग से मैंने आपको एक इंटरेस्ट का भी पार्ट या डिविडेंड का पार्ट भी बताया था। अच्छा, किसी एक इंस्ट्रूमेंट में अगर दो की शक्ति है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अपन उसकी काउंटिंग कैसे करेंगे वो 109 में पढ़ेंगे, लेकिन अभी 32 पढ़ रहे हैं। सर 32 का एग्जाम में वेटेज क्या है? कुछ भी नहीं है, एग्जाम में आता ही नहीं है, बट उसके बिना आप 109 पे नहीं जा सकते। और इसके बाद आई थिंक यहीं तक अपन ने पढ़ा था ना, इक्विटी की डेफिनेशन तक, राइट? हाँ, तो चलो अब अपन आ जाते हैं मॉड्यूल पे। मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चन मैंने आपको, वैसे मेरे मॉड्यूल तो ठीक है, मैंने मेरा नोट्स दिखाए थे आपको नए वाले, राइट? इस नोट्स में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दिया था ये वाला करने के लिए। आई होप आपने कर लिया होगा। जरा ऑनलाइन वाले बताओ, चादर हटा के मैसेज टाइप करो मेरे को। देवांश, शाहरुख, पीयूष, राहुल, अखनूर, संस्कार किया। ये क्वेश्चन कुछ और नहीं, मॉड्यूल के क्वेश्चन से मैं आपको बता देता हूं मॉड्यूल में किधर मिलेंगे आपको, सो दैट आपको परेशानी ना हो। एक सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट, किधर गया मॉड्यूल? चैप्टर मॉड्यूल में चैप्टर नंबर 12 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओपन करना पड़ेगा भाई, जस्ट अ मोमेंट। थैंक यू। हाँ, just a moment for it, and we will be starting here.
आईसीएआई की बीओएस पोर्टल पे जाएंगे अपन और आईसीआई की बीओएस पोर्टल पे कर लिया, बन पाया। एक तो तुम लोग ना ऑनलाइन रहते हो ना, तो मेरे को समझ नहीं पड़ती सो रहे हो क्या कर रहे हो। बारिश इतनी बढ़िया चल रही, तुम लोगों को तो बढ़िया मजा आ जाते होंगे। फाइनल कोर्स पेपर नंबर 1, एंड इसमें एक चैप्टर आपको दिखेगा, एंड दैट इज इन रिलेशन टू चैप्टर 11। चैप्टर 11 आपको दिख रहा है, और इस चैप्टर नंबर 11 में अगर आप देखोगे यूनिट नंबर 3, एक तो ये इंपोर्ट डन, देन आपको एक स्कोप और डेफिनेशन के लिए भी दिखेगा, काउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो मैंने आपको क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे। अब अपन आ जाते हैं मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन एग्जांपल भी देख लेते हैं। देखिए इंडियस 32 ना एग्जाम में बड़ा वेटेज वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, बट 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू के पार्ट में। आपको मालूम है 15 एमसीक्यूज आने हैं, हर क्वेश्चन एक 2 नंबर का आएगा, तो 30 एमसीक्यूज होंगे। 30 एमसीक्यू में आपको हो सकता है वो पूरा का पूरा दे दें और उसके बाद पूछे कि बताओ ये कौन सा आइटम है, ये किस चीज का आइटम है, तो आपको पहचानना बहुत जरूरी है। तो चलो जरा फटाफट से अपन इसकी एक आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, इवेल्युएट दी फाइनेंशियल असेट्स। क्या ये इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स या डिवेंचर फाइनेंशियल असेट है या नहीं? तो आंसर इज यस, क्योंकि आज आज हमें भले ही कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन हमने आज इन्वेस्टमेंट करके फ्यूचर के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया टू रिसीव कैश। लोन्स एंड रिसीवेबल, अगेन कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश। डिपॉजिट्स, यार एक मिनट ऐसे देखो अब, है ना, ऐसा। डिपॉजिट्स गिवन, ये क्या होगा बताओ चलो। ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये सारे के सारे क्या, अच्छा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी एक तरह से फाइनेंशियल एसेट ही है, क्योंकि इसमें तो स्पेसिफिकली कवर्ड इन द डेफिनेशन है। पहला ही आइटम है कैश। बैंक बैलेंस, अगेन कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, ये पूरे के। अच्छा परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है मालूम है आपको? ये सारे तो अपन ने ले लिए थे। परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो जिस पे रिपेमेंट अपने को कब होगा, हमने आज इन्वेस्टमेंट किया उसमें, हमें पैसा मिलेगा टिल द डेट ऑफ लिक्विडेशन, मतलब जिस दिन लिक्विडेशन होगा, टिल नहीं बोलूंगा मैं तो, ऑन द डेट लिक्विडेशन। लिक्विडेशन मतलब वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप के टाइम पे हमें इससे पैसा मिलेगा, बट कहना इसे मिलेगा जरूर। सो सिंस अगर हमें यहाँ पे रिसीव कैश है या एनी बेनिफिट है, तो फिर तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल एसेट हो जाएगा। फिजिकल एसेट्स कभी नहीं आएंगे, क्योंकि इन्वेंट्री पीपीई इक्विपमेंट वगैरह कुछ भी नहीं आता। राइट टू यूज एसेट मतलब लीज के बारे में बात कर रहा है वो, नो। इंटेंजिबल नो। प्रीपेड एक्सपेंस भाई साहब नो। एडवांस गिवन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज नो। आपने एडवांस दिया गुड्स एंड सर्विस के लिए, ना कि कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है। जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं किया तो काय के लिए सर्विस मिलेगी, आप समझ सकते हैं इस चीज को। सो दिस वाज योर क्वेश्चन इलस्ट्रेशन एग्जांपल नंबर 1 ऑफ योर स्टडी मटेरियल। सर ये क्यों करा है? बिकॉज देखिए इंडियस 32 है जरूर छोटा, लेकिन जिस दिन उनको पेपर बिगाड़ना हुआ, माहौल बिगाड़ना हुआ, तो वो इससे क्वेश्चन पूछ लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आई होप यू आर ऑल आर गेटिंग। चलो अब अपन ना एक बार नोट्स कंपाइल कर लेते हैं अपने, जो अपन ने कल तक पढ़े हैं, सो दैट आपकी एक हैंड रिटन पीडीएफ भी तैयार हो जाएगी, है ना। मीनिंग से लेके यहां तक अपना थर्ड टॉपिक था, जो कि इस पीडीएफ में आना चाहिए। फिर अपना ये एग्जाम्पल था,
ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए आपको कंबाइन करा है क्योंकि देखो मॉड्यूल में तो उन्होंने बहुत बेसिक तरीके से दिया कि भैया पहले फाइनेंशियल एसेट का एग्जाम्पल, फिर धीरे से वो पूछ लेंगे फाइनेंशियल लायबिलिटी का एग्जाम्पल, फिर आगे जाके इक्विटी का एग्जाम्पल। अपन ने तीनों इसलिए करे ताकि अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी और अच्छी हो जाए। ठीक है, ये अपन ने ले लिया इसको यहाँ पे। और अपन हैंड रिटन नोट्स में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं आपके लिए। हाँ, अपन को जहाँ क्वेश्चन करना है ना वहां अपन पूरा पूरा टाइम लगाएंगे, बिकॉज सिंस ये पेपर अकाउंट से अपन भूले ना, है ना। हालांकि लगता है जरा भी नहीं कि अकाउंट से, इसमें शुरुआत में 3-4 टॉपिक्स ही हैं जो अकाउंट्स के लगते हैं, बाकी तो फिर ऐसा लगता है कि क्यों है ये, वाई। बट ये एक ऐसा पेपर है जिसमें आप आराम से 70 नंबर ला सकते हैं। प्रेफरेंशियल डन विद इट। स्पेशल नोट्स भी अपन ने कल सीख लिए थे ना। ये मेरे टेलीग्राम पे वैसे ऑलरेडी अपलोडेड है, बट मैं वापस से एक बार शेयर कर दूंगा सो दैट आपको घर पे बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप लोग बोलो तो मैं पहले एक काम करता हूँ, यही पीडीएफ पहले ही भेज देता हूँ आपको। शेयर, ये हो जाएगी शेयर। अच्छा, कंसोलिडेशन का होमवर्क कर लिया था कि नहीं शाहरुख, देवांश, राहुल? मेरा जो टेलीग्राम चैनल है मैं उस पर डाल दे रहा हूँ, बहुत सारे हो गए। कोई दिक्कत आई थी क्वेश्चन बैंक में? आपको आज क्वेश्चन बैंक में दिलवा दूंगा, है ना। आप टेलीग्राम चैनल पे हो मेरे, HD फाइनल वाले पे? ओके, कोई दिक्कत नहीं आई ना। हम्म हम्म मैंने आपको मेरे नवंबर मई 24 वाले नोट्स शेयर कर दिए ताकि आपको घर पे लिखने में कोई प्रॉब्लम ना आए पहले से ही। स्टिल बाकी का हम्म, हम्म, कुछ चीजें मैं इसमें नई इनकॉर्पोरेट करता जा रहा हूं, तो वो आपको क्लास के साथ ही देखते चलना है ना। और थियोरी पे ऐसे तो जो मैंने हैंड रिटन वाली है वो ऑलरेडी सेम रखी है। क्या है कि आपके पास एक कॉपी बनी रहनी चाहिए लास्ट में। चलिए, ये हो गया अपना कंप्लीट कल तक का डिस्कशन। अच्छा, थैंक यू। क्या हुआ? नहीं नहीं, ये चार्ज करना है, किसको चाहिए? अच्छा, ये फिर दे दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो,
तो ये आपके मैंने हैंड रिटन नोट्स एक जगह पे कर दिए। अब अपन आ जाते हैं मॉड्यूल पे वापस से। तो अपन इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं पहले तो, जो एमसीक्यू में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1, ए लिमिटेड मेक्स सेल ऑफ गुड्स टू कस्टमर्स ऑन क्रेडिट। अच्छा देखो, अपने को फाइनेंशियल एसेट पता है, फाइनेंशियल लायबिलिटी पता है, इक्विटी पता है। अब इसके बेसिस पे इंड एस 32 का तो एग्जाम ओरिएंटेड वाला वर्जन है जो अभी तक नहीं आया लेकिन आ सकता है, उसको अपन चालू कर रहे हैं। तो ए लिमिटेड मेक्स सेल ऑफ गुड्स टू कस्टमर ऑन क्रेडिट ऑफ रुपीज ऑफ 45 डेज। ए लिमिटेड क्या करता है, गुड्स की सेल करता है कितने दिन में, कि क्रेडिट पीरियड पे 45 डेज पे। कस्टमर एंटाइटल्ड टू अर्न अ कैश डिस्काउंट एट 2% per annum if payment is made before 45 days। ठीक है, और 10% per annum is interest charge for any payments made after 45 days। Evaluate whether such trade receivables are financial asset or not। इसमें अपने को सिर्फ ये पूछा है कि ये बताइए, ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है इसमें जो आप डिस्काउंट पे सेल कर रहे हो, तो ये आपके लिए ट्रेड रिसीवेबल होता है। अब ये ट्रेड रिसीवेबल क्या फाइनेंशियल एसेट है या नहीं, ये बताना है। तो सर आंसर इज क्या है कि नहीं, ऑनलाइन जरा बताओ। ऑफलाइन में तो आंसर आ गया सर, ये बिल्कुल है, ये ट्रेड रिसीवेबल फाइनेंशियल एसेट है और रहेगा। तो चलो अपन इसको अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए। इसको अपन ने उठाया और हैंड रिटन नोट्स पे ले आए, है ना। जस्ट अ मिनट, कुछ तो दिक्कत है यहाँ पे। सर ये अगर एग्जाम में आए तो अपन कैसे करेंगे, तो देखो इसका फटाफट से सॉल्यूशन लिखते हैं, बिकॉज देखो अपने को लिखना भी आना चाहिए और थियोरी भी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में थियोरी भी कैसे लिखना है वो भी बहुत जरूरी है। तो सिंपल सी बात है, यहां पे अपन आंसर क्या करेंगे सर, एज पर इंड एस, आप साथ में लिख सकते हो, इलस्ट्रेशन 1 32, अ कॉन्ट्रैक्ट to receive cash और हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट टू रिसीव कैश और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ another entity is फाइनेंशियल असेट। मैंने शॉर्ट में लिखा है फाइनेंशियल एसेट, आप इसको पूरा लिखिएगा। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू या कॉन्ट्रैक्ट टू रिसीव कैश और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी इज फाइनेंशियल असेट, या कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, राइट। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, अपने क्वेश्चन में क्या दिया है कि भैया क्या ट्रेड पेबल होगा कि नहीं होगा, तो हेंस क्या सर, ए लिमिटेड मेड contract to receive cash, contract to receive cash in given case, so such trade receivable will be considered as फाइनेंशियल असेट। खत्म, इतना सा लिखना था लॉ की तरह अपने को। आए बात समझ में। नाउ कमिंग बैक टू द सेकेंड क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन नाउ। डिपॉजिट का है ये।
हालांकि देखो, जब भी क्वेश्चन आप पढ़ो ना दोस्तों, इस चीज पे कभी भी ध्यान नहीं देना है अपने को, ये किस चीज पे दी है। हमें हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे इतना भरोसा होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि क्या है, अगर हमें एग्जाम में तो हमें हेडिंग लिख के आने नहीं वाली कि कौन से कंसेप्ट की क्वेश्चन है, तो इस वजह से मैं बोल रहा हूं। इसको भी अपन उठा लेंगे, लिखेंगे क्योंकि वहां पे है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ो एक बार क्वेश्चन मेरे साथ। पढ़ो। Sir, Z Limited makes sale of goods to customer on credit. Now goods are carried in the large containers for delivery to the dealers. ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये कुछ तो कर रहे हैं भाई, गुड्स सेल कर रहे हैं क्रेडिट पे और गुड्स को कैरी करवाते हैं लार्ज कंटेनर्स में। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है मालूम, पॉइंट ये कि ऑल डीलर्स आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ₹10,000 एज सिक्योरिटी फॉर कंटेनर्स। आपको डीलर, आप एक डीलर हो तो आपको 10,000 रुपए एज सिक्योरिटी सबमिट करने पड़ रहे हैं, विच इज रिटर्न ओनली व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी टर्मिनेट्स। मतलब एक तरह से सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया हमारे लिए। ऐसा अपन करते हैं ना, जियो का बॉक्स लेते, सॉरी एयरटेल का बॉक्स लेते हैं तो वो अपने से सिक्योरिटी लेता है, राइट। ये ऐसे ही वैसी चीज है, मतलब सिक्योरिटी लेता है। अच्छा, साथ ही साथ ये जो डिपॉजिट है ये 8% पर एनम इंटरेस्ट कैरी करता है पर एनम, विच इज पेबल ओनली व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट्स। क्योंकि जब आपकी सिक्योरिटी रिपेबल होगी तो ही तो आप उसको रिपेमेंट करोगे। अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट कब रिफंड होगा, जब कंपनी से टर्मिनेट करोगे आप, और तभी उतनी ही टाइम का पूरा 8% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। सर, इफ द कंटेनर्स आर रिटर्न बाय द डीलर्स इन ब्रोकन कंडीशन और एनी डैमेज कॉज, देन द अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट शैल बी मेड फ्रॉम द डिपॉजिट्स एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट। हाँ, आपने कंटेनर को कोई नुकसान पहुंचाया तो फिर आपका जो डिपॉजिट अमाउंट है उससे कुछ एडजस्ट कर लिया जाएगा। वो पूछ रहे हैं हाउ वुड सच डिपॉजिट बी ट्रीटेड इन द बुक्स ऑफ डीलर्स। डीलर्स की बुक्स में ये क्या कहलाएगा। अब 2 सेकंड आप अपने आप को टाइम दो और फटाफट से इसको एक बार खुद से पढ़ के खुद सोचो क्या होना चाहिए। आई एम गिविंग यू टाइम, फिर अपन लिखेंगे इसको, है ना। और कोई दिक्कत नहीं, गलती यहां पे हो जाए चलेगा। यू आर स्टडिंग दिस वेरी फर्स्ट टाइम। टेक योर टाइम। क्या होगा बताओ। सिंपल बोल रहा है कि एक जेड लिमिटेड कंपनी है जिसने डीलर्स के साथ सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया क्रेडिट पे। अच्छा, कंटेनर भी दिए, कंटेनर का सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया है, किससे, डीलर्स से। तो डीलर्स कौन हुए, सामने वाले, है ना। उन डीलर्स की बुक्स में ये क्या कहलाएगा, कैसे इसको ट्रीट करोगे आप। क्योंकि कंपनी क्या कर रही है, डीलर्स के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है सर। इनने इनको क्या दिया, कंटेनर, बदले में इनने इनको क्या दिया, 10,000 रुपए, जिसमें बाद में जाके 8% इंटरेस्ट भी मिलेगा, ठीक है। तो ये जो डिपॉजिट मिला है, ये डिपॉजिट कंपनी के लिए क्या हुआ, फाइनेंशियल एसेट। लेकिन उन्होंने पूछा है डीलर्स इसको क्या ट्रीट करेंगे। अच्छा, कंपनी के लिए फाइनेंशियल एसेट है भी कि नहीं, पहले सोच लो। बट रिटर्न भी तो करने हैं आगे जाके। कंपनी के लिए ये हो जाएगा फाइनेंशियल लायबिलिटी और डीलर के लिए आज आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, आगे जाके ये डीलर को वापस मिलेगा अलोंग विद द इंटरेस्ट। तो इट इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश। हाँ, उसने आज पे किया लेकिन फ्यूचर में तो उसको वापस रिटर्न मिलेगा ना। तो आज मैंने पे किया क्योंकि मुझे आपसे कॉन्ट्रैक्ट करना था, फीस दे,
लेकिन मुझे एक बात बताओ, टेक्निकली आप मुझे रिफंड करोगे ना जब मेरा और आपका मतलब एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा? तो कहने से ये आपके लिए शुरुआत से ही लायबिलिटी है? इट इज जस्ट लाइक अ डिबेंचर और डेट इंस्ट्रूमेंट, यस और नो? सो सर कंपनी के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी है। वेरी गुड शाहरुख। तो क्वेश्चन में अपने से कंपनी के बारे में नहीं पूछा है, डीलर के बारे में पूछा। तो सर डीलर के लिए तो ये क्या हो जाएगा, असेट हो जाएगा। तो चलो लिखें अब इसको। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, क्योंकि पता आप पूरा दिमाग लगा दो। और मेरी क्रैश और रेगुलर बैच में कोई डिफरेंस नहीं है, बस मैं थोड़ा होमवर्क दे देता हूं इसमें, सो दैट क्या होता है कि आपको लगा रहता है कि आपका भी इंटरेक्शन बना रहे क्लास में। चलो बाकी तो रिकॉर्डेड है ही। एज पर इंड एएस 32, any asset is financial asset if it has contractual right to receive। अब तो आप नींद में ये डेफिनेशन बोल सकते हो, कैश, है ना? इन द गिवन केस in the given case in the given case dealers have contractual right of receiving rupees 10,000 plus 8% per annum interest at termination of contract। एट टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि जब कॉन्ट्रैक्ट एग्जिट होगा तब। तो हेंस एडवांस will be treated as financial asset for dealers। Done with this? आया? बहुत जनरल इंग्लिश लिख रहे हैं। अच्छा, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन अपन करेंगे, साथ ही साथ अपना अगर आपने नोट जिन जिन के पास क्वेश्चन बैंक है, तो ये रहा अपना 5वां चैप्टर फाइनेंशियल एसेट। कुछ नहीं, करीबन बस 17 क्वेश्चन है जो पास्ट में आए हैं। 17 क्वेश्चंस जो पास्ट में आए हैं। इसके अलावा 2 क्वेश्चन पिछले अटेम्प्ट के, मई 24। वो वैसे तो वो दोनों क्वेश्चन मॉड्यूल के ही थे, और जो 2 में से एक तो मॉड्यूल का ही था, दूसरा वाला इतना सिंपल और लप्पू क्वेश्चन था जो अपन बेसिक पढ़ेंगे ना अभी, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग, जो मैं एग्जांपल दूंगा समझाने के लिए, वो उठ के आ गया था। वो मतलब इतना बेसिक क्वेश्चन था, मॉड्यूल में भी नहीं है, सोचो। तो वो, और ये ऐसा चैप्टर है कि अगर इसको समझ लिया, आपकी इंटरेस्ट कैलकुलेशन बस बढ़िया होनी चाहिए कैलकुलेटर पे, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। थियोरी अपन इसलिए शुरुआत में पढ़ रहे हैं क्योंकि भैया इंस्टीट्यूट का भरोसा कुछ नहीं है। अपन कहाँ थे, यहाँ पे थे, ये रहा, हो गया। अब अपन आते हैं मॉड्यूल पे वापस से, इलस्ट्रेशन नंबर 3। अच्छा, उससे पहले अपन ने एक एग्जाम्पल 1 किया था ना, इसको भी इनकॉर्पोरेट कर ही देते हैं ना, ताकि आप कल को पीडीएफ देखो तो आपको सब कुछ सामने। यार ये अलग इसमें, आपको एक ही जगह पे सब चीजें मिल जाए।
चलो ये हो गया अपना। अब अपन आते हैं आगे, फाइनेंशियल लायबिलिटी इन्होंने मॉड्यूल में देख रखी जो अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। फाइनेंशियल लायबिलिटी का एक एग्जाम्पल है, इसको भी देख ही लेते हैं, कल को ये बुरा ना मान जाए। लोन पेबल और बैंक लोन फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि आपको यहां पे ऑब्लिगेशन टू पे कैश है। ट्रेड एंड अदर पेबल ऑब्लिगेशन टू पे कैश, बिल्स पेबल सेम चीज। डिपॉजिट रिसीव्ड, आपको डिपॉजिट आज रिसीव हुआ, कहने से आगे जाके आपको पेमेंट करना पड़ेगा, अभी अपन ने क्वेश्चन में देखा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल लायबिलिटी। मैंडेटरी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कल ही पढ़ा था, फाइनेंशियल लायबिलिटी, रिडीम करना है, कन्वर्टेबल नहीं है, रिडीम मतलब फिर आपको कैश ही देनी है, राइट। फाइनेंशियल गारंटी गिवन, फाइनेंशियल गारंटी किसी चीज की दी है तो फाइनेंशियल लायबिलिटी है। ऑल दो इसके लिए लिख के रखना, विल बी डिस्कस्ड फाइनेंशियल गारंटी जो है इन 109 इन ब्रीफ। इसमें पूरा अपन डिस्कस करेंगे, पूरा केस स्टडी और इसके क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्योंकि ये 3 बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो दिस वाज योर एग्जांपल नंबर 2। इन डेज 32 में ज्यादा कुछ है नहीं, बस अपन ने अब इसके उठावने पे हैं आज। जरा ये पढ़ना, ए लिमिटेड issued a bond at a principal amount of CU 1000 per bond, जैसे अपना INR होता है ऐसा कहीं का CU होगा करेंसी। The terms of the bond required annual payment in perpetuity at a stated interest rate of 8% applied to the principal amount of this, मतलब 8% इंटरेस्ट भी देना है। Assuming 8% to be the market rate of interest for the instrument when it was issued, the issuer मतलब जिसने कंपनी ने इशू करा है ये बॉन्ड, assumes a contractual obligation to make a stream of future interest payments having a fair value of this on initial recognition, मतलब डे वन पे जब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, वो ये बोल रहा है कि डे वन पे मैंने मान लीजिए 1000 CU के इनिशियल बॉन्ड इशू कर दिए, तो मुझे 8% पर एनम इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा टिल परपेचुअल डेट है। अब ये परपेचुअल डेट मतलब टिल द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। सर evaluate the financial instrument in the hands of both holder as well as the issuer, मतलब जिसको आपने इशू किया वो, और बीइंग कंपनी आपने इशू किया तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताओ। तो पहली बात तो परपेचुअल मींस क्या होता है, टिल लिक्विडेशन, ठीक है। फॉर द होल्डर क्या होगा, होल्डर को क्या क्या मिल रहे होंगे यहाँ पे, इंटरेस्ट, एक तो आप उसको इंटरेस्ट दे रहे हो, वेरी गुड, और दूसरा तब उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी मिलेगा, मतलब सर उसको इंटरेस्ट तो पर एनम मिल रहा है बट लिक्विडेशन के टाइम पे उसको प्रिंसिपल अमाउंट में मिलेगा, तो वेरी गुड सर। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये उसके लिए फाइनेंशियल एसेट हो जाएगा, और कंपनी के लिए, कंपनी के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाएगी। तो चलो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। पहले एक हेडिंग डालेंगे फॉर द होल्डर, होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के लिए पहला पॉइंट उसको क्या मिल रहा है, जो कि आप लोगों ने बहुत क्लियर समझा कि सर इंटरेस्ट, नंबर 1 interest will be received every year in cash. Second point, principal amount of CU 1000 on liquidation
Hence, it is a contract to be settled in cash, and such bonds should be classified as financial asset. Done? हो गया? This is our आंसर फॉर इन केस ऑफ होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, है ना? ये एक हेडिंग है तो इसको मैंने ऐसे नहीं लिखा यार, इसके नीचे अंडरलाइन करना पड़ेगा यार. फॉर द ईश्वर मतलब फॉर द ईश्वर ऑफ इंस्ट्रूमेंट. अब यही इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया कि यार ये हो गया आपका कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल ही हो जाएगा क्या कि सर कंपनी को सेम यहां रिसीव होना है तो वहां पे करना होगा. सिंपल चीज हो जाएगी, बस इसको लिखना है. तो अपने को क्या लिखना है? नंबर 1, इंटरेस्ट टू बी पेड एवरी ईयर, और सेकंड प्रिंसिपल अमाउंट तो वैसे भी ऑब्लिगेशन ही है, ऑफ बॉन्ड इज एन obligation which is to be paid on liquidation, which is to be paid on liquidation. और क्या हो जाएगा? hence issuer, that is A Limited, will classify it as financial liability. Done with it? बहुत बढ़िया. अगेन चलिए फोर्थ पढ़ो अब इसको. सर ए लिमिटेड मेक्स परचेज ऑफ स्टील फॉर इट्स कंजम्पशन in its normal course of business. The purchase terms provide for the payment of goods at 30 days credit and interest payable at 12% per annum for any delays beyond the credit period. मतलब 31st day से आपको इंटरेस्ट लगने लगेगा. Analyze the whether the transaction leads to any financial instrument and if yes, then what is the nature of the financial instrument. आपको एनालाइज करना है कि भैया ये सामने वाला जो ट्रांजैक्शन है ये क्या है. तो अगर आप नोटिस करो तो क्या होना चाहिए बताओ. सर ए लिमिटेड परचेज करता है, मेक्स परचेज ऑफ स्टील फॉर कंजम्पशन, तो वो परचेज कर रहा है सामने वाले से, और परचेज टर्म क्या बोलते हैं कि 30 दिन का क्रेडिट पीरियड है ना, और उसके बाद इंटरेस्ट. अच्छा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में परचेज कर रहा है तो ये क्या होना चाहिए बताओ. ये आपका होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट आज के लिए. भाई आपको पेमेंट तो वैसे ही करना है ना, ऑब्लिगेशन टू पे कैश है ये, तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाएगी. सिंपली फाइनेंशियल लायबिलिटी है दोस्तों. देख लो इसमें ऐसा भी लिखा है, चाहो तो करना चाहो तो कर लेना. फाइनेंशियल लायबिलिटी इज एनी लायबिलिटी वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश, दैट इज पे कैश. In the above case, A Limited has entered into contractual arrangement for purchase of goods at fixed consideration payable to the creditor. Contractual arrangement provides for fixed amount
of cash to another entity meets the definition of financial liability. ये थोड़ा सा अपनी हाई फाई इंग्लिश में लिखते हैं, अपने को जितनी आती है अपन उतना लिख देंगे, है ना, और अपन भी कुछ गंदा नहीं लिख रहे हैं। और आपको मालूम हो ये अकाउंट्स का पेपर है, ऑडिट का नहीं है, तो यहाँ पे मार्क्स थ्योरी पे नहीं कटते, यहाँ आप आराम से 70-80 नंबर ला सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे। इसको करोगे होमवर्क या यहीं से कर लिया काफी है? मत करना, वैसे इतना कोई ज्यादा इतनी इस क्वेश्चन की इतनी औक्स नहीं है कि तुम इसे होमवर्क में करो, ठीक है। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 7-8 क्वेश्चन ही है भाई पूरे में। आज अपन चुन चुन के इंडियस 32 खत्म कर रहे हैं। इंडियस 32 में इसके बाद अपने पास पता क्या बचा है? सिर्फ मिसलेनियस पार्ट। मिसलेनियस पार्ट मतलब जो सिर्फ अपने को समझना है, अभी पढ़ना है, एग्जाम जिस दिन है उसके एक दिन पहले पढ़ना है, और अगले दिन लिख देना है और भूल जाना है, बस, ठीक है। और उसको भी मैं आपको मॉड्यूल से नहीं कराऊंगा, वो आपको पूरा मैं हैंड रिटन नोट से कराऊंगा, ठीक है। चलो, ए लिमिटेड, द कंपनी मेक्स अ बोरिंग ऑफ 10 लाख फ्रॉम पर्टिकुलर बैंक, आरबीसी बैंक, विद बुलेटेड रीपेमेंट ऑफ 10 lakhs and 12% interest. Now company defaults at the end of the 5th year and consequently rescheduling of the payment schedule is made beginning 6th year onwards. The company is required to pay 13 lakhs at the end of the 6th year for one-time settlement in lieu of the defaults in the payments made earlier. Pehla, does the above instrument meet definition of financial liability? If yes, please explain. Analyze डिफरेंशियल अमाउंट टू बी एक्सचेंज फॉर वन टाइम सेटलमेंट। जो आपने अलग से 13 लाख रुपए दिए ना वन टाइम सेटलमेंट के, उसको क्या बोलोगे आप? तो पहली बात तो मुझे बताओ, ये क्या फाइनेंशियल लायबिलिटी है? क्यों है जरा बताओ। ऑनलाइन ऑफलाइन, देवांश, अखनूर, शाहरुख, पीयूष, राहुल, संस्कार, जानवी। बाद में देना पड़ेगा तो क्या हो गई कंपनी के लिए? ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन टू पे है, तो फिर ये फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने। तो यहाँ पहली चीज तो आई जाएगी कि एज पर इंड एस 32 सॉरी इंड एस 32 कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश इज फाइनेंशियल लायबिलिटी। इन द गिवन केस कंपनी is liable to make payment of rupees 10 lakhs along with the interest of rupees 12% per annum, so it will be considered as liability for the company. बी पार्ट में अपन पहले ए पार्ट देख लेते हैं, फिर ए पार्ट कर ही लेते हैं कि ए पार्ट आप खुद से लिख लोगे। ए पार्ट खुद से लिख लोगे? हेलो ओ, जिंदा हो तो जब सबूत दो जरा। हाँ, वेरी गुड, सिंपली लिखना है इसको। बी पार्ट देख लेते हैं पहले अपन, है ना। ए पार्ट के लिए मैं आपको जगह छोड़ देता हूं, आप लिख लेना, कल अपन इसको लिख लेंगे होमवर्क के बाद। बी पार्ट में वो क्या बोल रहा है कि यार आपको ना एक 13 लाख रुपए का वन टाइम सेटलमेंट किया है आपने 6th ईयर में, तो जरा मुझे एक बात बताओ, जो आपने 13 लाख रुपए दिए इसको क्या बोलोगे? तो पहली बात तो आपको देना कितना था? अमाउंट पेबल, पेबल बाय कंपनी, कंपनी का नाम क्या है? ए लिमिटेड, ए लिमिटेड। तो 10 lakhs प्लस 12%, तो ये कितना हो जाएगा? हाउ मच? एक सेकेंड, हाँ एक मिनट, ये लाइन पढ़ना। कंपनी डिफॉल्ट्स एट द एंड ऑफ द 5th ईयर, मतलब 4 साल तक इतने पेमेंट किया पूरा, है ना। 5th ईयर में डिफॉल्ट किया, मतलब 5th ईयर का पेमेंट नहीं किया। Rescheduling of the payment schedule is made beginning 6th year onwards. Company is required to pay 13 लाख at the end of 6th year for the one time installment. मतलब अगर वो रीपेमेंट, ये अगर वो डिफॉल्ट नहीं करता, ध्यान से समझना, अगर वो डिफॉल्ट नहीं करता, क्या ना इसे 5th ईयर में भी पेमेंट करता, 6th ईयर में भी पेमेंट करता, तो कितना पेमेंट करता सर? एक तो 10 लाख रुपए वो पेमेंट कर रहा होता, प्लस 12% 5th ईयर का, प्लस 12% 6th ईयर का, राइट। कितना होता है जरा कैलकुलेट करके बताना रुपीस, हाउ मच इट इज? आंसर आया 1254,400, ऐसे ही आएगा कुछ?
अच्छा ऐसे कुछ आएगा, ओके। तो मतलब उसको इतना पे करना चाहिए था, ओके। बट अमाउंट पेड एज पर न्यू टर्म कितना, 13 लाख पे कर दिया उसने। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 45,600 डिफरेंस, 45,600। सर ये 45,600 हमारे लिए क्या है? ये 45,600 इज लॉस टू द कंपनी है, क्योंकि देखो आपने डिफॉल्ट किया। अगर आप डिफॉल्ट नहीं करते तो आपको पहले साल में 12% इंटरेस्ट और लास्ट ईयर में 10 लाख प्लस 12%, मतलब टोटल इतना ही पे करना पड़ता। अब चूंकि आपने डिफॉल्ट कर दिया तो वन टाइम सेटलमेंट के माध्यम से आपने इतना पे किया, आपने एक्स्ट्रा इतना पे कर दिया ना, और ये जो एक्स्ट्रा आपने पे किया क्या ना, इसे ये आपकी जेब से गया तो ये लॉस हो गया ना आपके लिए। ये बात समझ में आती कि नहीं? बस यही पूछा था उन्होंने। बोलो कर पाओगे इसको? समझ में आ रहा है? जहां नहीं समझ में आया मैं 10 बार समझाने को तैयार हूं, बट मुझे पता है कि तुम सब फाइनल में आ गए हो तो तुम थोड़ा तो सीरियस हो गए, थोड़ा सा, मतलब 5 रुपए वाला। डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। ये देखो इन्होंने भी कुछ वैसा ही किया है, बस इन्होंने कुछ अपनी तरह से किया है। ये देखो 45,600 आ गया, अपने कोई लेना देना नहीं कैसे आया इनका। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने इक्विटी एक्सप्लेन की, अपने को आती है इक्विटी क्या है, ठीक है। फिर इन्होंने देखो, अब मैंने जो आपको कल चार्ट बनवाए थे ना, वो प्रेफरेंस शेयर पहले इन्होंने एक्सप्लेन किया, फिर नॉन रिडीमेबल है ना, फिर डिस्ट्रीब्यूशन अगर उसमें हुआ मतलब डिविडेंड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया, वो सब इनने बताया है। अपन ने क्या किया, एक चार्ट बनाया, फटाक से देख लिया। अब अपने को 3 पेज पढ़ने से बेटर है ये पढ़ लिया, खत्म हो गया। तो वो पावर ऑफ हैंड रिटन नोट्स अब आपको समझ में आएंगे धीरे धीरे, क्योंकि अब आप सोचो मॉड्यूल 4 है एफआर के, 4 मॉड्यूल हमारे इंटर में एक ग्रुप में होते थे, अगर टेक्निकली सोचे है ना। तो हम समझ सकते हैं कि इतना नहीं पढ़ा जा सकता लास्ट में, और हम वो बच्चे हैं जो हमें पास करा दो, है ना। हमें कोई लेना देना नहीं है रैंक लगाने से, लेकिन अगर रैंक लगाओगे मेरा ही नाम होगा पगलो। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 6 में जरा देखते हैं। अच्छा ये आप लिख लोगे ना पक्का होमवर्क, है ना? लिख ही लेना। देखो छोटी छोटी चीजें हैं, आपको प्रैक्टिस ही बढ़ाएगी। वैसे तो मैं मोस्टली चीजें यहीं पे करा रहा हूँ, बट आप इसको कर लेना। एक सेकंड, जस्ट अ मिनट। ऑनलाइन में बेटा आवाज प्रॉपर आ रही कि नहीं, मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिए, क्योंकि एक बच्चे की प्रॉब्लम है कि शायद उसको वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। प्लीज एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए आवाज और वीडियो, ऑडियो वीडियो सब परफेक्ट है देवांश? और वीडियो वीडियो ओके, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन पढ़ो, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और ये तांडव करेगा शायद। सिल्वर लिमिटेड इशूड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स विद अ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 each and a premium of ₹90. These shares carry dividend at 8% per annum. Okay. However, dividend is paid only when Silver Limited declares dividend on equity shares. Analyze the nature of the instrument. प्रेफरेंस शेयर्स अगर इरिडीमेबल है मतलब नॉन क्यूमुलेटिव है ना। कंपनी के पास कोई ऑब्लिगेशन है क्या रिपेमेंट का? क्योंकि नॉन रिडीमेबल है, मतलब इरिडीमेबल है बेसिकली। ओके, जब ये इरिडीमेबल है तो क्या ये क्या कंसिडर होंगे, मतलब ये क्या होंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में? कौन सा वाला इंस्ट्रूमेंट है? इक्विटी होगा सर, क्यों इक्विटी होगा? चलो ओके, दैट्स ग्रेट, वेरी गुड। फटाफट से इसका आंसर लिखते हैं। सिंपल लप्पू क्वेश्चन, डिस्गस्टिंग क्वेश्चन। सिंस प्रेफरेंस शेयर्स आर irredeemable and non cumulative, therefore company
does not have any obligation towards dividend or principal amount. In cash, therefore company, that is Silver Limited, should classify such instrument as इक्विटी। ये आया समझ में कि नहीं? इसके लिए देखो मैं आपको वापस से चार्ट दिखा देता हूं अपना, जो अपन ने कल सीखा था। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नाम देखते सही इक्विटी। क्यों? क्योंकि रिडीम होना ही नहीं है। जब रिडीम ही नहीं होना है तो आगे जाके कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा तो भैया इक्विटी होगा। और क्या इसमें कोई मैंडेटरी रीपेमेंट होता है? बिल्कुल नहीं होता सर। डन हो गया सेवेंथ क्वेश्चन। चलो, नहीं सिक्स्थ क्वेश्चन हुआ, सेवेंथ हुआ, चलो सिक्स्थ हो गया। आ जाते हैं सेवेंथ पे। अब इन्होंने देखो नॉन डेरिवेटिव डेरिवेटिव को बहुत एक्सप्लेन किया। मैं मानता हूं जब आएगा तब पढ़ेंगे ना, अभी से पढ़ लो फिर भूल जाओ, क्या मतलब। सेवेंथ वन, पढ़ो एक बार। ए लिमिटेड क्या कर रहा है फटाफट से? ए लिमिटेड इन्वेस्ट इन सीसीपीएस, कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इशूड बाय इट्स सब्सिडरी बी लिमिटेड। इतने फेस वैल्यू इतनी है और इतना प्रीमियम है, मतलब 1000 रुपए का है। Under the terms of the instrument, each CCPS is convertible into one equity share of B Limited at the end of the 5 years. Such CCPS carry dividend of 12% per annum. Payable only when declared at the discretion of the company. Discretion मतलब मन हुआ तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। Evaluate under this definition. क्या होगा ये? इक्विटी होगा। क्यों होगा? पीयूष आप भी बताओ इक्विटी क्यों होगा? सीधी सीधी सी बात है सर, ये आगे जाके कन्वर्टेबल होने वाला है। कन्वर्टेबल होने वाला है तो फिर ये काहे के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा? मतलब हमारे पास सर ऑब्लिगेशन टू पे कैश तो है ही नहीं, प्लस इसका जो डिविडेंड वाला पार्ट है वो भी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिशन है कंपनी के ऊपर डिस्क्रीट करता है। कंपनी डिसाइड करेगी कि देना है तो देगी, नहीं देना है तो नहीं देगी। मतलब आज तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। सिंस आज ऑब्लिगेशन नहीं है तो कैन आई से इट इज एन इक्विटी। And since it is in equity, you need to just write down कि भैया क्या है ये। तो बताओ, ये तो होमवर्क कर सकते हो आई गेस। सेवेंथ वाला विल बी योर होमवर्क। चलो एट्थ वन, इलस्ट्रेशन नंबर 8। मैं इसमें जगह छोड़ देता हूं, है ना। इसमें अपन जगह छोड़ देते हैं ताकि अपन एट्थ में चल सके।
पढ़ो एक बार। So Target Limited took a borrowing from Z Limited for rupees 10 lakhs. Z Limited enters into an arrangement with Target Limited for settlement of what? Loan against the issue of certain number of equity shares of Target Limited whose value equals to 10 lakhs. मतलब आप उसको रिपेमेंट कर रहे हो इक्विटी शेयर्स में, लेकिन 10 लाख के, आपने नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स नहीं करे यहाँ पे। For this, fair value per share to determine total number of equity shares to be issued shall be determined based on the market price of the share. ठीक है, upon settlement of the contract. Evaluate करो ये क्या है सर, फाइनेंशियल लायबिलिटी है या फाइनेंशियल लायबिलिटी ना होके ये इक्विटी है? सर फाइनेंशियल लायबिलिटी है। ओके, आप अड़ गए हो मतलब अपनी बात पे। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों? हेल्ड बाय हिम, उससे वो बच नहीं सकता, आपके कहने का ये मतलब है, राइट? एक सेकेंड ना। फिक्स टू फिक्स की डेफिनेशन देखो जरा। डेफिनेशन, एंटिटी शुड इशू ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, वो तो हो रहे हैं सर। एंड फिक्स टू फिक्स टेस्ट शुड बी मेट। फिक्स टू फिक्स टेस्ट क्या था कि सर मैं 500 डिवेंचर के बदले में 5000 शेयर दे रहा हूं, आज ही नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट डिसाइडेड है। क्या यहाँ डिसाइडेड है? नो सर, वो मार्केट प्राइस के बेसिस पे दे रहा है, भले ही 10,000 के दे रहा है, 10 लाख के, सॉरी 10 लाख था ना। हाँ, तो फिर ये तो हमारा इक्विटी हो ही नहीं सकता। वाओ, ग्रेट। अगर ये आपको समझ में आ गया, मतलब इंडिया 32 में आप बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हो, आपको नींद में भी आ रहा है। सो इन दिस केस fixed to fixed test is not met as number of equity instrument is not fixed initially, hence irrespective of fact that Target Limited issues own equity instrument but they are variable in numbers and hence it will be classified as financial liability. Done. So this is the 8 illustrations of India's 32. आगे कुछ है क्या? अरे वाह, कंपैरिजन दिया, बताओ जरा। फाइनेंशियल एसेट क्या होता है? या तो कैश हो, या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी हो, या कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट फ्रॉम अनदर एंटिटी हो, या टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी विद अनदर एंटिटी अंडर कंडीशंस दैट आर पोटेंशियली फेवरेबल। ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन नहीं किया था, मैंने आपको होल्ड पे रखा हुआ था, राइट? ठीक है, ये कब बोलूंगा मैं, ये मैं अभी आपको अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ये वाला और ये वाला पॉइंट। ये अगर समझ में आ गया तो ऑब्वियसली ये समझ में आ जाएगा, और ये समझ में आ गया तो मतलब दोनों वाइस वर्सा है।
अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट दैट विल और मे बी सेटल्ड इन एंटिटीज ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट के बाद आपको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट दे रहा है, तो फिर आपके लिए तो फाइनेंशियल एसेट हो गया। और अगर आप दे रहे हो तो आपके लिए इक्विटी हो जाएगा, लाइबिलिटी नहीं इक्विटी। अगर वो भी कब, जब फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स है। लेकिन अगर फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है लेकिन फिर भी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट दे रहे हो तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है आपके लिए। इज दैट क्लियर सर? यहां अगेन डिलीवर कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट टू एंटिटी, यहां पे टू एक्सचेंज, ये पेंडिंग है। द कॉन्ट्रैक्ट दैट विल और मे, ये इसी का वाइस वर्सा, वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स एंड फिक्स टू फिक्स एस्टिमेट नहीं होता, और ये वही है, फिक्स टू फिक्स एस्टिमेट हो गया और आपको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट देने हैं। ये वाला नो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट, यहां सिर्फ और सिर्फ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट दे रहे हो आप, ठीक है। तो अब ये वाली तीन बात, ये थर्ड पॉइंट अब अपना पेंडिंग है, तो इसको मैं उठा के एक बार समराइज फॉर्म में लिख देता हूं कि भैया कंपैरिजन, ठीक है। कंपैरिजन में आपके सारे पॉइंट्स हो चुके हैं एक्सेप्ट पॉइंट नंबर थर्ड, ठीक है। समझते हैं कैसे। एक है मिस्टर एच डी, ठीक है। एक है मिस्टर बडी, ये दोनों सट्टेबाज हैं। सट्टा समझते हो ना आप, लगा रहे हो कि भाई ये या तो शेयर बढ़ जाएगा या कुछ किसी भी चीज पे हो सकता है वो ना, ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, यस। इन दोनों ने आपस में क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। क्या बोला कि एक कंपनी है, बहुत फेमस कंपनी है रिलायंस, जिसकी वैल्यू आज 100 रुपए है एक शेयर की। फॉर एग्जाम्पल, अपन ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, समझने की कोशिश करना। अभी 100 रुपए आज क्या है, करंट वैल्यू है शेयर की। सर मैं, मेरे पे ना, मतलब ये जो मिस्टर एच डी ये बोलते हैं ना, अभी देखना 3 महीने बाद, मतलब आफ्टर 3 मंथ्स ये प्राइस ना 110 हो जाएगी, प्राइस विल राइज। कितनी हो जाएगी सर बढ़ के, 110। और ये जो भाई साहब है बडी, वो बोल रहे हैं भैया सुनो, वो क्या बोल रहे हैं, 110 की मतलब कितना बढ़ा, 10 रुपए बढ़ गया बेसिकली। ये बोल रहे हैं कि मान लो 10 रुपए कम हो जाएगी। अब क्या कब, अच्छा ये बैठी है एक तरह से, आप आज खड़े होके बोल रहे हो कि आगे जाके शेयर बढ़ जाएगा, शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा या कुछ हो जाएगा, आप समझना धीरे से 3 महीने बाद। या ऐसा भी हो सकता है, ये बोल रहे 500 हो जाएगा। शर्त अलग अलग है कि नहीं। वो क्या बोल रहा है, बोले 110 होगा, बोले नहीं पागल है क्या, 500 रुपए हो जाएगा। अब कहने से इसमें सट्टा लग सकता है, सर लग सकता है, क्यों नहीं लग सकता। नाउ इट इज नथिंग बट अ बेट, एंड अगर इसी को इन राइटिंग कर लिया तो ये क्या हो जाएगा। सर कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन इसका आउटकम आज पता चल रहा है आगे जाके, बाद में, मतलब इट इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, यस और नो। ओके ओके, अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। किसी एक के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन सोचते हैं, किसी एक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बोल रहा है कि भैया, मतलब ये मैं कंडीशन दे रहा हूं, और या तो बडी बोल रहा है कि भाई ये बढ़ेगा 500, या ये बोल रहा है 110 से बढ़ेगा, है ना। कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट ले लें अपन, तो मान लो ये 110 वाला ले लेते हैं। अगर ये 110 से बढ़ता है, कहना इसे, अच्छा अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो ये जो है ना भाई साहब, ये 110 से बढ़ा तो ये इनको 5,000 रुपए देंगे। बोले अगर ये 500 से बढ़ा, या अपने एग्जाम्पल में, दूसरे एग्जाम्पल में ये 500 से बढ़ा तो ये इसको 5,000 रुपए देंगे। कहना इसे 5,000 इज नथिंग बट द बेट प्राइस, कॉन्ट्रैक्चुअल प्राइस। ये बात समझ में आती कि नहीं।
ये 5,000 रुपए क्या है? कॉन्ट्रैक्चुअल प्राइस है ना, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है कि नहीं? इतना समझ में आता है कि नहीं? आप चाहो तो इसको एक ही एग्जाम्पल रख लो, और चाहे तो ये वाला, सॉरी, चाहे तो ये वाला, चाहे इसको ये वाला। अब ये बेट हो गई, ये कॉन्ट्रैक्चुअल प्राइस है। शाहरुख, पीयूष, देवांश, राहुल, अखनूर, संस्कार, यस और नो? हाँ सर। सर ये कॉन्ट्रैक्चुअल प्राइस है, तो इसमें क्या कर रहे हो? इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर ये 110 रुपए से बढ़ती है तो फिर तो ये फाइनेंशियल असेट हो जाएगी। किसके लिए? एचडी के लिए। और यही अगर डिक्रीज हुई तो फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाएगी एचडी के लिए। अच्छा, अगर इसके लिए फाइनेंशियल असेट है तो ऑटोमेटिकली बडी के लिए क्या हो गई? क्योंकि बडी को 5,000 देने पड़ेंगे। एवरीवन, बडी को 5,000 देने पड़ेंगे। सर सेम चीज यहां पे भी कर लो। अगर इसके लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी तो बडी के लिए क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल असेट हो जाएगा। ये बात समझ में आती है कि नहीं? यस और नो? तो टू एक्सचेंज फाइनेंशियल असेट और फाइनेंशियल लायबिलिटीज विद अनदर एंटिटी अंडर कंडीशंस दैट आर पोटेंशियली फेवरेबल। किसके लिए? अच्छा, ये एग्रीमेंट कब करेगा? जब एचडी के लिए फेवरेबल कब है? ये प्राइस बढ़ गई तो ये वही तो कंडीशन है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा करो टू एक्सचेंज एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑन द कंडीशन दैट व्हेन द कंडीशंस आर पोटेंशियली फेवरेबल। और यहां पे पोटेंशियली अनफेवरेबल हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं? हेलो, ये थर्ड पॉइंट आया? अब आ गया पूरा? ओके सर, आप ये कहना चाह रहे थे इतनी देर से? हाँ। अच्छा, कैन आई से इट इज अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट? क्योंकि या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, अभी फॉरवर्ड ही समझो। चलो, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो है ना ये। सर आगे जाके पता चलेगा। और कंडीशन फेवरेबल हुई तो फाइनेंशियल एसेट हो जाएगा मेरे लिए, और कंडीशन अनफेवरेबल हुई तो फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? और अगर ऐसा कुछ अनफेवरेबल और फेवरेबल नहीं है, सिर्फ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट देना है, तो इक्विटी हो जाएगी। बताओ, शाहरुख, देवांश, पीयूष, अखनूर, राहुल, एक बार ये पूरा चार्ट वापस से देखो। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो मेरे को वापस बोलो, मैं वापस से समझाता हूं। शाहरुख को समझ में आ गया, राहुल को आ गया, अखनूर को आ गया। व्हाट अबाउट देवांश एंड पीयूष? एंड आपको आ गया? संस्कार? संस्कार तो सो ही गया आज। संस्कार भी लाइक सोन दो यार, अटेम्प्ट मई 26 में, क्या करना है अपने को। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इस बात, ये बात आपको अगर पूरा समझ में आ गया, आपको मैं ये एग्जांपल यहीं पे रख रहा हूं सो दैट आप इसको रेफर करते रहोगे ना। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है यार, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है एंड स्पेकुलेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। आपको पता है क्या कि बढ़ेगी प्राइस? सर्टेन हो क्या आप? अनसर्टेन हो? सर अनसर्टेन हो मींस डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है ना ये तो। आपको कैसे पता कि बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? Since it's a derivative instrument, why? Because it is based on future. It is a future contract. ये टेबल समझ में आती जा रही है कि नहीं? दादा ये लिखते चलना, नहीं तो ये भयंकर ही भूल जाएंगे। ये थर्ड पॉइंट इसीलिए मैं, आप समझ रहे हो, मैंने थर्ड पॉइंट आपको एक दिन बाद क्यों पढ़ाया? ताकि आपका पूरा बेस पहले क्लियर हो जाए। सर एक और चीज, एक लास्ट। सिंस आप बोल रहे हो कि ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से हो सकते हैं? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए ना 4 तरीके होते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में अपन को 2 चीजें सीखनी है। एक तो ये, और दूसरी, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के होते हैं? पहले तो अपन सीखेंगे टाइप्स, और दूसरा सीखेंगे अकाउंटिंग, जो कि आगे अपन डिस्कस करेंगे। कहां पे? इंड एस 109 में। लेकिन स्टिल अपन थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। जब इतना समझ लिया, ये समझ में आया कि नहीं? ये कैची पॉइंट था आपके लिए।
ये डेरिवेटिव हो रहा है नहीं, डेरिवेटिव हो गया। टाइप देखो, अब देखो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है इधर, या तो बेटा आपका ऑप्शंस में डील कर रहे हो आप, या आप फ्यूचर्स में डील कर रहे हो। आपने अगर एएफएम की क्लास करी होगी तो आपको मालूम होगा कि ऑप्शन फ्यूचर्स ये सब क्या होते हैं। ऑप्शंस मतलब आपने ऑप्शन दिया, फ्यूचर मतलब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है ना। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और स्वैप, इसके बदले समथिंग इन एक्सचेंज। तो ये चार तरीके से, ये समझ में आया। ये सब अपन आगे डिस्कस करेंगे, और ऑल्दो ये उतना डीप में नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में वो क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग के लिए भी एक चार्ट बना देता हूं मैं ताकि आपको याद रहे, आगे भी अपन इसे बनाएंगे। हम्म। सबसे पहली बात, सिंस ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, आज के लिए नहीं है फ्यूचर के लिए, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या होगा। क्या मुझे बताओ, जब मैंने और बडी ने बेट लगाई थी, कुछ पैसे लगे थे क्या। ऑलवेज नील और वेरी लो। आई बात समझ में। इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब इनिशियल जो कॉस्ट है वो। दूसरा, इट विल बी डिटरमाइंड, सॉरी डिटरमाइंड नहीं, सेटल्ड इन प्री डिटरमाइंड प्राइस। 5,000 रुपए आपने आज ही डिसाइड कर लिया था कि नहीं, है ना। एंड इट्स वैल्यू चेंजेस ऑन द basis of what? Shares, currency, commodity या इंटरेस्ट बेस्ड, मतलब बेसिकली ट्रांजैक्शन किस नेचर का है। आपने शेयर्स के, अपने अपन ने बेट लगाई थी शेयर्स की प्राइस पे, यस और नो। हो सकता है फॉरेन करेंसी में आप लगाओ, हो सकता है आप किसी कॉमोडिटी में लगाओ, ये सारी चीजें। तो ये समझ में आया थर्ड पॉइंट। अपन ने बहुत साफ सुथरे तरीके से ये लिख लो, ये चार्ट बना लो, ये वाला यहां से। मैं चाहता हूं ये पूरा आपको ध्यान रहे। अच्छा, इसको लिख देते हैं पॉइंट नंबर 3, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको फ्यूचर में याद रहे, नहीं तो आप अब्बा डब्बा जब्बा सब हो जाएगा आपका, है ना। बहुत अच्छे से। शाहरुख, देवांश, पीयूष, राहुल, अखनूर, संस्कार, कॉन्फिडेंस आ रहा है चैप्टर पे, डू लेट मी नो। शाहरुख सेड यस, राहुल सेड यस, अखनूर सेड यस, देवांश सेड यस, पीयूष, पीयूष ज्वाइन अभी, अच्छा नेटवर्क एरर क्या, ओके। स्क्रॉल डाउन, ये लिख लिया था क्या, फटाफट से इसको भी कर लो। अच्छा, ये एग्जाम्पल है ना, ये भी पार्ट है एग्जाम्पल का। ओके, नाउ बेट से हुआ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट से हुआ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में अकाउंटिंग और उसके टाइप समझे। ओके, ये और लिख लो। डन।
इसको आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं है। डन। चलिए, ये तीन चीजें। अब तीन चीजें और अपने को देखने हैं। अपन ने देखो सब समझ लिया, सारी चीजें, सारे बेसिक्स सीख लिए, क्वेश्चंस भी अपन ने देख लिए, मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिए, ठीक है। अब मैं आपको ना, जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है ना, मॉड्यूल का भी क्वेश्चन कराया, अब मैं आपको ना कुछ एग्जांपल देता हूं इन रिलेशन टू इक्विटी। आप मुझे बताना कि वो इक्विटी है या नहीं। ये कुछ और नहीं, कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी सेटल्ड बाय ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कब होते हैं सर? जनरली सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर क्लासिफाइड एज इक्विटी। एक्सेप्शन क्या है? फिक्स टू फिक्स इक्विटी कब होगा? जब फिक्स टू फिक्स टेस्ट मीट हो जाए, और अगर नहीं हुआ तो फिर फाइनेंशियल लायबिलिटी। ये अपन ने सीख लिया था, है ना। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल क्या है? पहले तो अपन इसको ले लेते हैं अच्छे से। हेडिंग डालेंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ आइटम्स classified as equity or financial liability। चल, चलो पहला वाला एग्जांपल देखते हैं फटाफट से। वन डिवेंचर ऑफ ₹100 के बदले में 5 इक्विटी शेयर्स दे रहा हूं मैं, क्या हो जाएगा ये? क्यों होगा? रीजन भी देना है, ऐसा नहीं कि भैया चल रहा है सब। सर प्री डिटरमाइंड अपने नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा सर? इक्विटी। ये आ गया पहला वाला, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड, सर वन डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच settled by issue of share warrants of ₹100, number of equity instrument to be issued ₹100, that is at market price। वो बोल रहे हैं एक डिवेंचर के बदले, एक डिवेंचर जो ₹100 का, उसके बदले में हम शेयर वारंट्स इशू करेंगे, और वो जो शेयर वारंट्स हैं वो कुछ और नहीं, क्या हो जाएंगे? ₹100 की मार्केट प्राइस के बराबर होंगे। क्या हो जाएगा ये? हम शेयर वारंट जरूर दे रहे हैं, लेकिन ₹100 की मार्केट प्राइस पे दे रहे हैं। क्या हमने शेयर वारंट फिक्स किए? नहीं। तो फिर क्या हो जाएगा बेटा? फाइनेंशियल लायबिलिटी। सिंपल। ये बात समझ में आई सेकंड वाला? डन। आगे बढ़ते हैं। वन डिवेंचर ऑफ ₹100 इज टू बी बाई सेटल्ड बाई इशू। ये सेटल्ड वर्ड है यहां पे ना, बाई इशू ऑफ 2 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹80 ईच। 2 इक्विटी शेयर्स दे रहे हो आप, एक के बदले में कितने दे रहे हो आप? 2 दे रहे हो। क्या हो जाएगा ये? इक्विटी होगा पक्का? और सोचो थोड़ा सा। एक डिवेंचर ₹100 का दे रहे हो, है ना, बदले एक के बदले में कितने दे रहे हो? 2 इक्विटी शेयर्स दे रहे हो। लेकिन भाई साहब डिबेंचर दे रहे हो, डिबेंचर के बदले में इक्विटी शेयर्स दे रहे हो, तो ये इक्विटी नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल अकेला इक्विटी होगा, डिबेंचर का इंटरेस्ट तो फाइनेंशियल लायबिलिटी है। हाँ यार सर, तो फिर तो ये CFI हो गया। रीजन सर, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्यों है? इंटरेस्ट पार्ट के लिए। और इक्विटी क्यों है?
क्योंकि सर आप इक्विटी शेयर्स दे रहे हो। ये बात आई समझ में कि नहीं? ये क्यों नहीं दिमाग में क्लिक हुआ? क्योंकि अपने को होलिस्टिकली चलना है पूरा। सर ये सीएफआई है, क्यों है? क्योंकि सर जो कन्वर्ट मार रहे हो वो तो डिवेंचर है, कहना है कि उसका इंटरेस्ट तो फाइनेंशियल लायबिलिटी है, और बदले में आप कन्वर्जन के टाइम पे इक्विटी दे रहे हो। तो एक इंस्ट्रूमेंट दे रहे हो लेकिन उसमें दो की शक्ति है, दो की शक्ति है तो फिर वो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा ना। ओके, ध्यान से देखो अगेन। फोर्थ, वन डिबेंचर ऑफ ₹100 इशू, उसके बदले में किए 5 इक्विटी शेयर्स एंड बैलेंस इन कैश। एक डिवेंचर 100 का था, 5 इक्विटी शेयर इशू करे और बैलेंस किया अपन ने एक डिवेंचर के बदले में 5 इक्विटी शेयर्स इशू करे। क्या होगा ये? आई एम वेटिंग ऑनलाइन। नहीं, क्यों? ऑब्लिगेशन है सर, देना ही पड़ेगा, यहां कन्वर्टेबल नहीं है वो, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी। वेरी गुड पीयूष। फिफ्थ, मैंने इसमें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन इसलिए नहीं देखा क्योंकि हम तो बैलेंस इन कैश कर रहे हैं ना, हमसे 5 इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि कन्वर्ट कर रहे हैं। कन्वर्ट करते तो हम इस वैल्यू के बराबर कन्वर्ट करते ना। बैलेंस इन कैश दे रहे हैं मतलब हम पूरा ही फाइनेंशियल लायबिलिटी दे रहे हैं, है ना? हाँ। नाउ एक डिबेंचर ₹100 का सेटल्ड बाय इश्यू ऑफ 5 इक्विटी शेयर्स, एक्स्ट्रा शेयर्स इशूड ड्यू टू बोनस। एक डिबेंचर के बदले में आप इशू कर रहे हो 5 इक्विटी शेयर्स, और एक्स्ट्रा शेयर्स जो इशू करोगे वो बोनस शेयर से इशू कर दोगे। ये क्या हो जाएगा? ये तो आपने क्लियर ही बोल दिया कि एक के बदले में 5 दे रहे हो। वेरी गुड, दिवांश ने बोला वेरी गुड। ठीक है। सिक्स्थ वन डिवेंचर ऑफ ₹100 सेटल्ड बाय इश्यू ऑफ 5 इक्विटी शेयर्स, एक्स्ट्रा शेयर्स फॉर शेयर स्प्लिट। शेयर आपने स्प्लिट कर दिए तो भी क्या दिक्कत है? आपने दिए तो बदले में 5 इक्विटी शेयर्स ही ना यार, डू इट इक्विटी। 3 केसेस और पेंडिंग है अपने इसी में। वन डिवेंचर ऑफ 100 ईच सेटल्ड, 5 इक्विटी शेयर्स आफ्टर 1 ईयर, 7 दोगे आफ्टर 2 ईयर, 10 दोगे आफ्टर 3 ईयर। सर ये तो फिक्स ही नहीं है। नहीं, फिक्स है, क्योंकि देना तो आपको क्या है? एक मिनट, किसके बारे में बात कर रहे हो? कौन से वाला? ये या ये? इसमें? हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, फिक्स है ना बेटा। अगर आपने 1 साल बाद रिपे किया तो 5 तो मिलने फिक्स है, 2 साल बाद के बाद 7 है, और 3 के बाद 10 है, तो इक्विटी तो परमानेंट हो ही गया ना। आपने फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बता ही दिए। Again, one debenture of 100 to be settled by issue as many as equity shares as to maintain fixed percentage of stake. Fixed percentage of stake, financial liability. Equity shares दो लेकिन फिक्स नहीं है तो फाइनेंशियल लायबिलिटी। वन डिवेंचर ऑफ 100 सेटल्ड बाय 5 इक्विटी शेयर्स, ए प्रॉफिट गोज बाय 10 और 4 20 से, तो भी भैया फाइनेंशियल लायबिलिटी। ये आई बात समझ में? इसके अलावा इस चैप्टर में एज सच कुछ बहुत बड़ा नहीं है। हाँ, अब कुछ ट्रांजैक्शन है जो इस चैप्टर में के स्कोप से ही बाहर है, एंड दे आर नथिंग बट अच्छा, अपन ने अभी क्वेश्चन देखा था ना, 1,13,13 लाख का अपन ने पेमेंट कर दिया था फुल एंड फाइनल, उसमें अपने को लॉस हुआ था, है ना? तो वो लॉस का ट्रीटमेंट वगैरह क्या होता है वो भी अपन देख ही लेते हैं ना।
ट्रीटमेंट ऑफ गेन और लॉसेस इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तो इंटरेस्ट और डिविडेंड ये हमारा प्रॉफिट है ऑन फाइनेंशियल एसेट और लायबिलिटी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन P&L. Equity related cost should be recognized in other equity, not in P&L, because equity related cost तो अपनी कहां पे आनी चाहिए, रिजर्व्स एंड सरप्लस, दैट इज अदर इक्विटी में आनी चाहिए. और अगर हमें इंटरेस्ट और डिविडेंड है तो वो कहां पे आना चाहिए, P&L में. यस और नो, बस इतना याद रखना कि कोई भी फायदा हुआ फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लायबिलिटी से रिलेटेड है तो वो P&L में आएगा, और कोई भी इक्विटी रिलेटेड कॉस्ट है, क्योंकि इक्विटी में प्रॉफिट तो होना ही नहीं है, ये सारी की सारा तो हमारा एक तरह से ओन इंस्ट्रूमेंट है, तो ओन इंस्ट्रूमेंट का तो कोई अलग से वैल्यूएशन नहीं होता. हाँ, बैलेंसिंग फिगर के रूप में अपन देखेंगे 109 में डिस्कस करेंगे डेफिनेटली. इक्विटी रिलेटेड कोई भी कॉस्ट है तो वो P&L में नहीं आएगी, वो अदर इक्विटी में जाएगी. अदर इक्विटी दैट इज शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर शेयर कैपिटल, देन अदर इक्विटी, देन अपना बाकी की चीजें आती हैं. एक लास्ट चीज इस चैप्टर की है, दैट इज कि समरी ऑफ ट्रांजैक्शन आउटसाइड द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. थियोरेटिकल पॉइंट्स है, ये लास्ट चीज है. कल से चैप्टर और इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज 109 चालू होगा. मान लो इन्वेस्टमेंट या इंटरेस्ट इन सब्सिडरी है तो भैया ना तो 109 में आएगा, ना 32 में आएगा, ना 107, मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आएगा ही नहीं. आपने इन्वेस्टमेंट किया सब्सिडरी में तो पहले तो इंड AS 27 भी लग जाएगा, और वो बोलता है कि अकाउंटिंग करो कंसोलिडेशन के टाइम पे 110 के हिसाब से, और एक सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ 27 के हिसाब से. ठीक है, तो वो अपने को अभी यहां देखना ही नहीं है. एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट किया तो भी ये बाहर हो गया, ज्वाइंट वेंचर में किया तो भी ये बाहर हो गया, लीज के बारे में बात हो रही है तो भी बाहर हो जाएगा. डिस्क्लोजर जरूर देना पड़ जाएगा आपको, बाकी ये अकाउंटिंग यहां नहीं, 116 में आएगी. इंड AS 19 एम्प्लॉइज राइट्स एंड ऑब्लिगेशन अंडर एम्प्लॉय बेनिफिट ऑफ प्लान्स 19 में कवर होगा. इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑल्दो अपने सिलेबस में नहीं है, बट ये 104 करके है, ये अपने सिलेबस में नहीं है इंड AS. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट राइजिंग विद इन द स्कोप ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन 107, ये भी सॉरी ये 107 थोड़ी होगा, ये डिस्क्लोजर का पार्ट है और इसको यहां लिखा होना चाहिए था. ऑल्दो 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन. लोन कमिटमेंट अदर देन कवर्ड इन 109 और 32, खुद ही बोल दिया कि इसमें कवर नहीं हो रहा. शेयर बेस्ड पेमेंट 102. रिइंबर्समेंट राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोविजन, जैसे अपना AS 29 होता था, यहाँ पे इंड AS 37 है, तो वहां अपने को देखना है सारी चीजें. राइट्स एंड ऑब्लिगेशन फॉर रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे अपना AS 7 और 9 होता था, यहाँ पे इंड AS 115 है, तो अपने को वो देखना है. तो सर इसके अलावा अपने को कुछ भी नहीं देखना, एंड दैट्स हाउ अपनी सारे की सारा इंड AS 32 समाप्त हो गया. मैंने आपको पूरा इंड AS 32 जितना आपके एग्जाम में आ सकता है पूरा पॉसिबल करा दिया. हाँ, 2 होमवर्क दिए हैं, आप आराम से कर लेना उसको, कोई दिक्कत नहीं है. आई होप इंड AS 32 पूरा क्लियर है. मॉड्यूल में इसके ज्यादा क्वेश्चन है नहीं. हाँ, मॉड्यूल में उसके क्वेश्चन बहुत है 109 के. 107 अपन पढ़ेंगे नहीं क्योंकि डिस्क्लोजर है वो. ठीक है, उसमें जो काम की चीजें होंगी वो 109 के साथ ही ले लूंगा मैं. तो मेजरली कल सुबह 8:15 या 8:30 पे अपन चालू कर देंगे इंड AS 109. हाँ, अगले 6 दिन 5 दिन, मैंने आपको टोटल 7-8 दिन बोले थे ना, 2 दिन हो गए अपने 32 में, 5 से 6 दिन में अपन खत्म कर देंगे. अपनी क्लासेस अपन अच्छे से इसमें कवर करते चलेंगे. यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? प्लीज मेरे को एक बार रेस कर दो. कॉन्फिडेंस आया इसमें? क्योंकि ये नया चैप्टर है, आपने इंटर में कभी नहीं पढ़ा है ना, क्योंकि ये पहली बार कोई इक्विटी का वैल्यूएशन बता रहा है आपको, पहली बार इन सब चीजों का आप वैल्यूएशन समझ रहे हो. ये आपको मैंने पहले ही बता दिया कि इनके लिए AS थे ही नहीं पहले, तो ये जितने भी बचे हैं ना येलो वाले, इन सब पे ये पूरा इंस्ट्रूमेंट लग जाता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. शाहरुख, संस्कार, राहुल, देवांश, अखनूर, कॉन्फिडेंस आया थोड़ा? चलो, दैट्स इट, वेरी गुड. आगे मिलते हैं अपन कल. तब तक के लिए गुड डे, कीप एंजॉयिंग योर होमवर्क एंड एंजॉय द डे. बाय.